दोस्तों, जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां पर अपने आप को ही समझा लेना बेहतर होता है, क्योंकि दूसरे जब अपनी बात नहीं मानते हैं तो फिर वहां पर उनको समझाना अपनी ही बेइज्जती करवाने के बराबर होता है। दोस्तों, आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर पत्नी अपने पति को बार बार समझाती है, लेकिन पति उसकी बात को नहीं समझता है और उसके बाद फिर यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा कांड, क्योंकि पत्नी ने भी अपने आप को नहीं समझाया था, वह भी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। अगर पत्नी अपने आप को समझा लेती तो यहाँ पर मामला इतना बुरा नहीं होता। अगर पति नहीं मान रहा था तो अपने आप को पत्नी समझा लेती तो भी यहाँ पर यह हत्याकांड नहीं होता, जैसा कि इस घटना में हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, कर्ज के बदले जिस्म का सौदा करना पड़ा और शराब के नशे में किया करता था ऐसा कांड। एक इंसान की हो जाती है इस कांड में मौत। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदराबाद थाना पनवाड़ी की है। पनवाड़ी के अंदर सोहनवीर नाम का एक लड़का रहा करता है, जो कि बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता है, और एक लड़की जिसका नाम होता है चंचल, जो कि बीए सेकेंड ईयर में पढ़ा करती है। यानी कि सोहनवीर और चंचल एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। अब यहाँ पर उनके बीच में कोई ऐसी बात नहीं थी। सोहनवीर उसकी तरफ देखा जरूर करता था, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात इनके बीच में अभी नहीं थी। अब एक दिन सोहनवीर के घर कुछ रिश्ते वाले आते हैं, तो सोहनवीर जब कॉलेज से घर पहुंचता है तो अपनी माँ से कहता है, मम्मी ये कौन है? तो माँ कहती है, बेटा ये तेरे रिश्ते वाले हैं, लड़की का पिता है, उसका भाई है। तो सोहनवीर कहता है कि मुझे शादी की अभी जल्दी ही क्या है। माँ कहती है कि तू 20-21 साल का हो गया और शादी कब, क्या बुढ़ापे में करेगा? तू शादी कर ले, उसके बाद नौकरी वगैरह लग जाना, खाना कमाना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर बेटा चुप हो जाता है, और जो सोहनवीर को देखने के लिए आए हुए थे एक बुजुर्ग और एक लड़का, वह उसका फ़ोटो लेते हैं। दरअसल सोहनवीर को देखने के लिए चंचल के पिता और उसका भाई आया हुआ था, और इस बात की सोहनवीर को पता नहीं थी कि ये किसके पिता हैं और किसका भाई है। तो सोहनवीर के घर से जो चंचल का पिता है वह सोहनवीर का फ़ोटो ले जाता है और अपने घर जा कर के अपनी बेटी को दिखाता है और कहता है कि इस लड़के के साथ तुम्हारी सगाई कर दी है और इसके साथ तुम्हारी शादी होगी। लड़की जो चंचल होती है वह उस फोटो को जैसे ही देखती है तो वह हंसने लगती है और वह कहती है कि ये लल्लू तो मेरी कॉलेज में पढ़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर वह उसको फ़ोटो को देख लेती है और दूसरे दिन यह दोनों पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं। और वहाँ जाकर जब लड़के को पता चलता है, सोहनवीर को, उस लड़की के द्वारा, कि तुम्हें पता है मेरे पिताजी तुम्हारे घर मेरी सगाई के लिए गए थे। सोहनवीर उस चंचल की तरफ देखता है कि क्या वह तुम्हारे माँ बाप थे? चंचल कहते हैं कि हाँ, वह मेरे पिता और मेरा भाई था। तो अब दोनों एक दूसरे की तरफ एक अलग ही दृष्टि से देखने लगते हैं, चंचल आँखों से, और दोनों की आँखें चमक उठती हैं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो दोनों एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने लगते हैं और एक साथ चाय पीने लगते हैं, क्योंकि शादी तो उनकी होने ही वाली थी। एक साथ ही जाना, एक साथ ही आना, और एक दूसरे का फ़ोन नंबर दे दिया जाता, ले दिया जाता है, और दोनों एक साथ उस फ़ोन पर बातें किया करते और घंटों घंटों उनको निकल जाया करते बात करते करते। और अब तो उनके बस कॉलेज में पढ़ाई तो क्या, पढ़ाई के साथ साथ उनके, कहते हैं एक तरह से उनके अरमान भी ऊपर होते जा रहे थे। बड़ा ही मन लग रहा था कॉलेज में पढ़ने में। अब दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो शादी की तारीख तय कर दी जाती है, और अब शादी की तारीख जैसे तय कर दी जाती है तो शादी के लिए जो लड़की चंचल है वह शॉपिंग करना चाहती है, लहंगा वगैरह खरीदना चाहती है, तो वह सोहनवीर को ही अपने साथ ले जाती है और यह दोनों अपनी पसंद का वहाँ पर लहंगा वगैरह, और जो सोहनवीर है वो अपना कोट खरीद कर लेकर आता है। शादी की शॉपिंग हो जाती है और उसके बाद सोहनवीर शादी के लिए बारात लेकर चंचल के घर पहुंच जाता है। और रास्ते में जैसे जा रहा था तो चंचल का फ़ोन आया था कि कहाँ हो जी, कहाँ है बारात? सोहनवीर कह रहा होता है कि बस रास्ते में ही है, तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। बड़ी धूमधाम से इनकी शादी होती है, और शादी के बाद चंचल सोहनवीर के साथ उसकी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। यहाँ आने के बाद जो घरवाले होते हैं इन दोनों बच्चों को हनीमून के लिए भी भेज देते हैं। उसके बाद जब ये हनीमून मनाकर वापस अपने घर आते हैं
तो गृहस्थी के हिसाब से अपने घर में रहने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब खर्चे की बात आती है। चंचल कहती है कि तुम अब कोई जॉब वगैरह कर लो, पढ़ाई साथ में चलती रहेगी। तो जो सोनवीर होता है वह एक नौकरी ढूंढने के लिए जाता है। उसको 10,000 रुपये की नौकरी मिलती है। घर आकर वह चंचल को बताता है कि 10,000 रुपये की नौकरी मिली है। लेकिन चंचल ये कहती है कि 10,000 रुपये में क्या होगा, इससे तो हमारा खर्चा भी नहीं चलेगा और घर वाले जो अलग से हैं। यह बात सुनकर सोनवीर बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरी पत्नी को तो 10,000 रुपये कुछ लगते ही नहीं है। मेरी पहली नौकरी है, पहली नौकरी 10,000 की लग गई, यह भी बहुत है। लेकिन दोस्तों चंचल को तो लग रहा था कि उसका पति न जाने कितने पैसे कमाएगा और उनकी कितनी मौज मस्ती होगी। अब जो सोनवीर होता है वह ड्यूटी पर जाने लगता है, ड्यूटी करने लगता है। उसके बाद जब उसको सैलरी मिलती है तो उसकी पत्नी चंचल उसके हाथ में सामान की और कुछ कपड़ों की लिस्ट थमा देती है कि मुझे ये सामान बाज़ार से ला दो। सोनवीर के पास इतने पैसे ही नहीं होते जितनी बड़ी उसने लिस्ट थमाई थी उसके हाथ में। वह परेशान सा हो जाता है, जैसे तैसे कर्जा लेकर वह सामान लेकर आ जाता है। और अब तो हर रोज़ चंचल उसके हाथ में एक लिस्ट थमा देती कि ये बाज़ार से यह सब्ज़ी ले आना, यह सामान लेते आना उधर से, मतलब वही घर गृहस्थी के जो काम होते हैं वो अब होने लगते हैं। लेकिन सोनवीर की तो पेमेंट सिर्फ 10,000 रुपये थी, उसमें वह घर कैसे संभालता यहाँ पर, क्योंकि खर्चे ज़्यादा कर रही थी उसकी पत्नी। अब सोनवीर परेशान हो जाता है और परेशान होकर के वो अपने एक दोस्त से बात करता है कि यार मैंने तो अच्छी शादी की, 10,000 रुपये में तो गुजारा ही नहीं हो रहा। पत्नी की जो डिमांड है वही पूरी नहीं हो रही, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, घर का खर्चा भी मुझे मेरे ऊपर ही थोप देती है। क्योंकि दोस्तों शादी से पहले तो लड़के लड़कियां एक तरह से माँ बाप के दम पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती हैं उसके बाद उनको दाल आटे का भाव मालूम पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर सोनवीर को भी आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है और अपने दोस्त के सामने रोने लगता है कि मैं करूं क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूं। पत्नी ने ये लिस्ट थमा दी मेरे हाथ में, और जो पंसारी है दुकान वाले का भी बहुत सारा कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया है, उधार चढ़ गई है, और पूरी तनख्वाह जो आएगी उससे भी वह उधार नहीं चुकेगी। बताओ ऐसी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो चलो तुम एक एक घूंट शराब पीते हैं, उससे तुम्हारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसका दोस्त उसको ठेके पर ले जाता है और वह वहाँ पर उसको शराब पिलाता है। शराब पीने के बाद सोनवीर की टेंशन तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं बनी रहती है। उधार भी चढ़ा हुआ था, पत्नी की डिमांड भी वहीं की वहीं थी। अब दोस्तों दूसरे दिन भी वही माहौल होता है, तो दूसरे दिन भी वो अपने दोस्त के साथ जाकर शराब पी आता है। अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगता है, और अब वह इतना शराबी बन जाता है कि वह नौकरी पर जाना ही भूलने लगता है। नौकरी पर नहीं जाता है तो नौकरी भी छूट जाती है। इधर पत्नी दुखी हो जाती है कि अब तो यह 10,000 भी नहीं कमा कर लाता। दोस्तों यहाँ पर कुछ फाल्ट पत्नी का भी था, उसे इतने खर्चे की लिस्ट उसके हाथ में नहीं थमानी थी, क्योंकि पति पत्नी दोनों का बराबर का जोड़ा होता है। घर परिवार को चलाने के लिए कुछ चीज़ों को हमें रोकना भी पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हम यूज़ करें, यानी कि सारी चीज़ों को हम उपभोग करें, यानी कि हर चीज़ हमारे घर में हो। कुछ चीज़ों को चुप भी लगाया जाता है, समय के हिसाब से लिया जाता है घर के अंदर। लेकिन पत्नी भी उसके ऊपर दबाव डाल रही थी, और यहाँ पर पति अब बेहाल हो जाता है, शराब के नशे में चूर रहने लगता है। वह शराब के नशे में चूर रहने लगता है और अड़ोसियों पड़ोसियों से, यार दोस्तों से, दुकानदारों से वह उधार मांगने लगता है। और दोस्तों अब उधार मांगकर शराब पीकर वह घर पर आता है। एक दिन उसकी पत्नी देखती है कि इसने शराब ज़्यादा पी हुई है, तो उससे लड़ती है कि तुम शराब पीने लगे हो। तो यहाँ पर जो यह लड़का सोनवीर होता है वह कहता है कि मैं करता भी क्या, तुम्हारी तो डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, रोज़ रोज़ मेरे हाथ में पर्ची थमा देती हो, मैं कोई कहीं बैरिस्टर लगा हुआ हूँ, मेरी 10,000 रुपये सैलरी है, उसमें जितना खर्चा चल सके उतना चलाती तुम घर का। अब मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा यह चढ़ गया, खर्चा चढ़ गया, कर्जा मेरे ऊपर हो गया, अब इसको बुलाने के लिए शराब पीता हूँ। पत्नी अब उसकी तरफ देखती और अपने मन में विचार करती। अब दोस्तों जो एक बार बिगड़ जाता है वह सुधरने का बहुत ही कठिन उसका मामला हो जाता है। तो यहाँ पर अब जो यह लड़का सोनवीर होता है अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ चुका है और उसकी वजह से मैं टेंशन में आकर शराब पी रहा हूँ। उस कर्जे को जब तक मैं नहीं उतारूंगा तब तक मेरे ऊपर से टेंशन नहीं जाएगी। तो अपनी पत्नी से गहने मांग लेता है कि उस कर्जे को चुका देता हूँ मैं, उसके बाद जो मैं कमाऊँगा कम खर्चे में ही घर का तुम्हें गुजारा करना है। तुम पत्नी ही क्या हो, अगर आँख मूंद करके तुम इतना खर्चा करोगी तो फिर फ़ायदा ही क्या गृहस्थी चलाने का। तुम कैसी मेरी पत्नी हो जो घर को चलाओगी।
तो पत्नी उसकी बातों में आ जाती है और उसको अपने सोने चांदी के जेवरात दे देती है। यहाँ पर दोस्तों वह कर्जा नहीं पटाता है, उन चीज़ों को बेच करके वह उन पैसों से भी शराब पीने लगता है। अब पत्नी को बड़ा दुख होता है कि चीज़ें भी गई सोने चांदी की और इसका कर्जा भी नहीं पटा और यह अब नौकरी भी नहीं करता है। परेशान रहने लगती है और अब तो ये हालत हो गई थी कि अब कर्जदार उसके घर पर कर्ज मांगने के लिए आने लगते हैं। कर्ज मांगने के लिए जैसे कर्जदार आते तो वह घर पर नहीं मिलता, छुप जाया करता और वह गाली गलौज दे करके वहाँ से चले जाया करते। अब कई बार कर्जदारों को पत्नी उसकी मिलती है और उस पत्नी को ये गाली गलौज देकर वहाँ से जाने लगते हैं। एक कर्जदार उसका होता है जिसका नाम होता है शिवपाल। उसके भी कुछ पैसे उस पर उधार होते हैं। वह कर्ज मांगने के लिए उसके घर आता है तो वहाँ पर वह था नहीं, उसकी पत्नी थी। वह तो शराब पीता वो घूम रहा था। पत्नी से कहता है कि मेरा कर्जा है उसको दे दो। पत्नी कहती है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं और वह रात दिन शराब पीता है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। दोस्तों उस दिन वह वापस चला जाता है। उसके बाद जो शिवपाल होता है वह सोचता है कि पैसे तो मेरे मर गए, इसके बदले में अगर मैं उसकी पत्नी के साथ रिश्ता जोड़ लेता हूं तो मेरी कम से कम मौज आएगी। तो यहाँ पर शिवपाल दूसरे दिन आता है कि पैसे का इंतज़ाम हुआ या नहीं हुआ। तो घर पर चंचल अकेली थी और फिर दोस्तों चंचल उसको चाय पिलाती है कि रुको, पैसे तो नहीं है पर तुम फिर आकर ले जाना। लेकिन यहाँ पर शिवपाल उसके सामने डिमांड रखता है और चंचल उसके सामने रोने लगती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो शिवपाल कहता है कि ऐसा करते हैं कि तुम मेरे साथ संबंध बना लो और मैं तुम्हारे पैसे, एक भी पैसा नहीं मांगूंगा तुमसे। तो यहाँ पर चंचल मजबूर होकर या फिर पता नहीं कैसे उसके साथ संबंध बना लेती है और अब तो शिवपाल उसको उल्टा पैसे देने लगता है। और रोज़ रोज़ जब घर पर वह पति जिसका नाम सोनवीर वह नहीं हुआ करता तो पीछे से शिवपाल आता और उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता। दोस्तों इसी तरह से मामला चल रहा होता है और गांव वालों को पता लग जाता है। लेकिन सोनवीर को पता नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है और उसकी पत्नी क्या कर रही है। वह तो शराब के नशे में इधर उधर घूमा करता था। अब एक दिन सोनवीर अपने घर आता है तो देखता है शिवपाल की मोटरसाइकिल उसके दरवाजे पर खड़ी हुई है और शिवपाल उसके घर के अंदर उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था। गांव वालों को सब पता होता है। लेकिन सोनपाल को लगता है कि शिवपाल अपने पैसे मांगने के लिए मेरे घर आया है। तो सोनपाल वहां से भाग करके गांव से बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है कि यह घर से जब जाएगा तब मैं अपने घर जाऊंगा। वहीं से एक बुजुर्ग निकल रहा था और बुजुर्ग कहता है कैसे बैठा है। तो सोनपाल कहता है कर्जा मांगने वाला घर आया हुआ है। बुजुर्ग कहता है तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने ऐसा हाल कर रखा है, जहाँ चाहे वहीं से पैसा ले लेता है और सबकी शराब पी जाता है। तुझे पता है तेरे घर में क्या चल रहा है। सोनपाल कहता है क्या चल रहा है कि तुम्हारा ही जो दोस्त है जिसका नाम शिवपाल है वह तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है और तुमने उसे उसका कर्जा नहीं दिया। दोस्तों यह सुनकर सोनवीर होता है वह अपने घर जाता है और जाकर देखता है कि उसकी पत्नी के साथ उसका दोस्त शिवपाल संबंध बना रहा होता है। इसको देख करके उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वह कहता भी तो क्या कहता। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब वह वापस चला जाता है और शिवपाल को समझाता है कि देख तू ऐसा मत कर, तेरा कर्जा है मैं उतार देता, तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन शिवपाल कहता है कि जब तुझे पैसे कमाने नहीं आते तो तुमने शादी क्यों की, और मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तुम्हारी पत्नी की भी तो इसमें मर्जी है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, अपनी पत्नी को समझाओ। यही बातें होती हैं दोस्तों ऐसे रिश्तों में। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो सोहनवीर होता है अंदर तक टूट जाता है कि उसके हाथ से अब उसकी पत्नी भी जा चुकी है। एक दिन शिवपाल खेतों पर जाता है और खेतों पर कुछ दवाई वगैरह पेस्टिसाइड लेकर जाता है अपने साथ, उनको खेतों में डालता है और फिर वहाँ से वापस नहीं आता है। घर वाले परेशान होते हैं, उसको देखने के लिए खेतों पर जाते हैं, लेकिन वह वहाँ पर नहीं था। उसकी साइकिल वगैरह वहाँ पर पड़ी हुई थी और जो सामान था उसका वहीं पड़ा हुआ था। तो उसको ढूंढते हुए इधर उधर निकलते हैं, नहीं मिलता है तो घर वाले रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस मामला दर्ज करती है और कॉल डिटेल्स और सीरियल लोकेशन वगैरह उसकी निकाली जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि सोहनपाल से आखिरी बार बात हुई थी। सोहनपाल को उठाया जाता है, सख्ती से पूछा जाता है। सोनवीर कहता है कि मैंने ही अपने दोस्त शिवपाल को मार दिया और वह नाले में पड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस नाले में जाती है, लाश को निकालती है, धोकर देखा जाता है तो वह शिवपाल होता है। उसके बाद पूछा जाता है सोनवीर से कि तुमने ऐसा क्यों किया। सोनवीर कहता है कि यह मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाता था, मैंने इसको समझाया भी लेकिन यह माना नहीं। इसने कहा कि तुम्हारी पत्नी का भी तो दोष है, वही मुझे बुलाती है, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तो मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया। कोल्ड ड्रिंक्स में जो पेस्टिसाइड होता है, खेतों में डालने वाली जो दवाई होती है, उसको मिला करके इसको पिला दिया और इसकी जैसे मौत हो जाती है तो इसको मैंने नाले में फेंक दिया।
तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर उसको पकड़ लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब क्या गारंटी है उसके जेल में जाने के बाद उसकी पत्नी किसी और के साथ नैन मटक्का नहीं करेगी। तो ऐसे कांडों में ऐसा ही हुआ करता है। एक तो अवैध संबंधों का चक्कर, दूसरा इस नशेबाजी में जब लोग पड़ जाते हैं तो भी ऐसा होता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार यह तमाशा नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी को सुधारें, संभल कर रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।